मेरा नाम आरुषि है और मेरी उम्र 22 साल है। अभी मेरी शादी हुए 3 महीने ही हुए हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। न जाने क्यों मुझे मेरा जीवन अब नर्क सा लगने लगा है। मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। देखने में तो सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन नॉर्मल होकर भी मेरी जिंदगी नॉर्मल नहीं है। हर समय मेरे मन में एक अजीब सी उलझन बनी रहती है। एक ऐसी उलझन जिससे मैं निकलने के लिए कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं उससे निकल ही नहीं पा रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सोच सोच कर मेरा दिमाग ही फट जाएगा। मेरे सर में इतनी तेज दर्द होने लगती है, मैं पागलों सी हो जाती हूँ। और उस वक्त कोई दवाई भी मुझ पर काम नहीं करती है। शादी की इन 3 महीनों में मेरे ऊपर जो बीती है, वह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। भगवान ना करे कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हो जो कि मेरी इस जिंदगी में शादी के बाद हो रही है। अब तो मुझे यह लगने लगा है, अगर मैं एक दिन भी इस आदमी के साथ, जिसके लोग मेरे पति कहते हैं, अगर मैं रही तो मैं निश्चित तौर पर पूरी तरह से पागल हो जाऊंगी। कभी कभी तो मुझे लगता है या तो मेरे पति पागल है या फिर अब मैं ही मानसिक तौर पर पागल हो गई हूँ। मैं तो यह भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, हम दोनों में से कौन पागल है, मैं या मेरा पति। आपको मेरी कहानी सुनकर थोड़ी अजीब लगेगा, लेकिन जब आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं गलत हूँ या फिर सही हूँ। मैं नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई और मेरी शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन मेरे पति हैं जो मेरी खूबसूरती को छोड़कर बस एक फिटकरी के पीछे लगे रहते हैं। जी हाँ, फिटकरी, आपने बिल्कुल सही सुना। एक छोटी सी फिटकरी जिसने मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था। अब सभी लोग सोचेंगे कि आखिर एक फिटकरी किसी औरत की जिंदगी को किस तरह से बर्बाद कर सकती है, और लोग ना जाने मुझे सच में पागल ही ना समझने लगे। एक फिटकरी जो सफेद रंग की थी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था एक छोटी सी सफेद रंग की फिटकरी ने मेरी जिंदगी को दुस्तर बनाकर रख दिया था। शादी होने के बाद तो लोग कहते हैं कि पति 1 मिनट भी पत्नी को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। हर वक्त पति अपने पत्नी के साथ ही रहना चाहता है और रोज नए नए गिफ्ट लाकर पत्नी को देता है। लेकिन मेरे पति ने शादी के बाद से मेरी तरफ देखा भी नहीं था। वह रोज गिफ्ट तो नहीं बल्कि नई तरह तरह की फिटकरी लेकर घर पर आते थे और उसे इतना संभाल कर रखते थे जैसे कि वह कोई हीरे जेवरात हो। वह पागलों की तरह हर 10 मिनट पर आकर अपनी फिटकरी को देखते रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उसे फिटकरी में उनकी जान बसी हो। पुराने जमाने की एक कहानी मैंने सुना था कि एक राजा का प्राण एक तोते में बसा हुआ था और हर वक्त राजा उस तोते की रखवाली किया करता था। और आज मेरे पति भी वही काम कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उनकी जान इस फिटकरी में बसी हो। हर 10 मिनट पर आकर एक बार अपनी फिटकरी को देख लेते थे। उन्हें लगता था कहीं फिटकरी खराब ना हो गई हो, या फिर कोई चोरी करके तो नहीं ले गया, या फिर फिटकरी कहीं गिरकर टूट तो नहीं गई। वह बार बार अपनी फिटकरी को देखते और उसे प्यार से छूते थे। कभी वह फिटकरी को लॉकर में रखते, तो कभी अपने पर्सनल बैग में रखते, तो कभी दीवान के अंदर रखते। कभी कभी तो वो फिटकरी को किचन में आकर डब्बे में भी छुपा कर रख देते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो फिटकरी की नहीं बल्कि अपनी जान की हिफाजत कर रहे हो। और मैं अपने पति की इन हरकतों को देख देख कर पागल हुए जा रही थी कि आखिरकार ये फिटकरी का इतना ध्यान क्यों रख रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कई बार अपने आप में ये सवाल किए, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। शादी के बाद मैं जब नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब भी मेरे पति के हाथ में यही फिटकरी थी। शादी की रात में सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि अब मेरे पति आएंगे और मेरे घूंघट उठाकर मुझसे प्यार भरी बातें करेंगे और फिर हम दोनों अपना पति पत्नी वाला रिश्ता निभाएंगे। लेकिन मेरी यह सोच उस वक्त गलत साबित हो गई जब मेरे पति कमरे में तो आए, लेकिन उनके हाथों में मेरे लिए ना कोई तोहफा था और ना ही उनकी आंखों में मुझे देखकर कोई चमक थी। कमरे में आने के बाद मेरे पति ने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर अपने हाथ को देखा जिसमें वो फिटकरी था। मैं देख रही थी, उनकी तरफ की फिटकरी को देखते ही उनकी आंखों में एक अलग से चमक आ गई थी और उनके होठों पर मुस्कान भी आ चुकी थी। वो फिटकरी को लेकर बाथरूम में चले गए थे। मुझे लगा शायद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए हैं, लेकिन मेरे पति को बाथरूम गए हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे। मैं अपने पति का बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वो अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं निकले थे। आखिर मैं इंतजार करते करते सो गई, क्योंकि सुबह से ही दुल्हन बनकर रहने के कारण मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी। आखिरकार मैं कब तक अपने पति का इंतजार करती।
और ना जाने मेरे पति कब तक उस बाथरूम से निकलते। नींद मुझे अपनी आगोश में ले चुकी थी और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। कब मेरे पति बाथरूम से बाहर आए, मुझे कुछ पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरे पति मुझे बिस्तर पे नजर नहीं आए। अब मैं सोचने लगी कि क्या उसने सारी रात बाथरूम में ही बिताई थी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि मैंने देखा मेरे पति बाथरूम से बाहर निकले और अभी भी उनके हाथों में वही फिटकरी मौजूद था। मेरा पति सारी रात फिटकरी के साथ उस बाथरूम में बंद था और फिर जैसे उनकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझे कहने लगे, आज रात तो मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा है। आज मेरी सारी कमी पूरी हो गई है। मैं उनकी बात को समझ ना सकी। आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जितना मुझे समझ में आया था वह सोचकर मैं मन ही मन शर्मा गई थी। मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी कौन सी कमी पूरी हो गई थी। इसी तरह दिन बीतते बीतते आज मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में तो आदमी की लाइफ बदल जाती है, लेकिन मेरी जिंदगी वही फिटकरी पर अटकी हुई थी, जिसकी कहानी खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। रोज के रोज पति बार बार बाथरूम में जाते और साथ में अपनी फिटकरी को भी लेकर जाते। उनका तो फिटकरी के बिना बाथरूम में जाना ही होता नहीं था। वह फिटकरी को अपने प्रेम से लेकर बाथरूम में जाते, जैसे लगता कि अपनी माशूका को लेकर बाथरूम में जा रहे हैं। बाथरूम जाते वक्त भी उनके हाथ में फिटकरी रहता और बाहर निकलते समय भी उनके हाथ में फिटकरी रहता। मैं बाथरूम के बाहर दरवाजे के पास खड़ी होकर आवाज सुनने की कोशिश करती कि लगातार बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आते रहती। तो तुरंत तो कभी भी बाथरूम से नहीं निकलते थे जब तक कि 1 घंटे से 2 घंटे ना हो जाए। और जब भी बाहर निकलते थे उनके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून और होठों पे एक खूबसूरत सा मुस्कान होता था। मैं तो बड़ी ही अजीब सी उलझन में फंस गई थी। मैं अपनी यह परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। और फिर अब मैं मन ही मन इस सच्चाई का पता लगाना चाहा कि आखिर बाथरूम के अंदर मेरे पति उस फिटकी के साथ क्या करते हैं। यह सच्चाई जानने के लिए एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा। मेरा दिमाग फट गया था और मेरे होश उड़कर रह गए थे। दिन के समय ही मेरी आंखों के सामने तारा नाचने लगे थे। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर मैं ये क्या देख रही हूँ। और फिर मम्मी पापा ने बहुत ही प्यार से आरुषि नाम रखा था। वह दोनों बहुत ही मुझे प्यार करते थे। मैं उनकी इकलौती संतान थी। मुझे बचपन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुझे आज भी बहुत दिन याद है जब मैं अपने मम्मी पापा को कुछ भी लाने को कहती थी और कुछ भी लेने की जिद करती थी, वो बड़े ही प्यार से मुझे वो चीज लाकर देते थे। मुझे ऐसा लगता था मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी हूँ जो कि मुझे इतना प्यार करने वाला माता पिता मिला। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ही गर्व महसूस होता था। मैं राजकुमारी की तरह अपने आलीशान से घर में रहती थी। पापा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका अपना बिजनेस था और वह भी अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन पूर्णिमा की रात कब काली अमावस्या की रात बन जाए पता ही नहीं चलता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे आज भी याद है उस वक्त मेरी उम्र 14 साल हो रही थी और उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ शाम के समय ही घूमने के लिए मार्केट चली गई थी। आज हम लोगों का प्रोग्राम बाहर में खाना खाने का था। मैं अपना बर्थडे वाला दिन बहुत ही खुश थी। शाम के समय पापा भी ऑफिस से घर आ चुके थे। उस दिन मैं परियों वाला ड्रेस पहनी हुई थी। उस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें, घुंघरेले बाल, उस पर मेरा गोरा रंग, मैं हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं मम्मी पापा के साथ मॉल में गई। फिर मैं वहां पर अपने लिए कुछ शॉपिंग किया। पापा मम्मी ने मुझे मेरे पसंदीदा चीज दिलवाए और हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया। और उसके बाद जब हम लोग वापस घर लौट रहे थे, अचानक रॉन्ग साइड से आ रही एक ट्रक ने हम लोगों की गाड़ी में टक्कर मार दिया। हम लोगों की गाड़ी एक खाई में जाकर गिर गई। मुझे तो कुछ भी होश नहीं रहा। करीब 15 दिन के बाद जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला उस एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे मम्मी पापा अब मेरे साथ नहीं हैं। जब मेरी आंखें खुली उस वक्त मेरे सामने मेरे चाचा और चाची खड़े थे।
उन दोनों को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वह मेरे सगे चाचा नहीं थे, बल्कि सौतेले चाचा थे। देखिए, अब मैं अनाथ हो चुकी थी और आज मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी थी। मैं अब जाती भी तो कहाँ जाती। एक तो मैं उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ की मेरे साथ कभी भी कहीं पर भी ऊंच नीच हो सकता था। मेरे चाचा चाची ने मुझे देखा, अपने चेहरे पे बनावटी मुस्कान लिए मेरे साथ प्यार से बातें करने लगे और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के मुझे और मेरे महलनुमा घर में ले आई। मेरा घर काफी बड़ा था, क्योंकि हम लोग बहुत ही पैसे वाले थे। मेरे पापा का अच्छा खासा बिजनेस था, परंतु उस बिजनेस पर और घर पर मेरे चाचा और चाची का कब्जा हो चुका था। अभी मेरी उम्र 14 साल थी, इसलिए सारे प्रॉपर्टी पर भी मेरे चाचा चाची का ही कब्जा था। मेरी चाची की 2 बेटियां थी, वह भी मेरी ही उम्र की थी, मुझे लगभग साल भर छोटी थी। अब मेरे साथ यहाँ से जिंदगी में एक अलग ही करवट ले ली थी। चाचा चाची ने फिर मेरा एडमिशन स्कूल में नहीं करवाया, उन्होंने एक नकली सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से मेरा बनवा लिया। मेरी दिमागी हालत अभी सही नहीं है, जबकि मैं बिल्कुल ठीक थी। उन लोगों ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। घर के सारे पुराने नौकरों को हटाकर अब मुझसे ही सारे काम करवाने लगे और मुझे हर वक्त यही धमकी देते थे, अगर तुम यहाँ से गई और अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हें पता ही है ये दुनिया कितनी खराब है। अभी कम से कम तुम्हें खाने रहने और पहनने का कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम यह घर छोड़कर गई, तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। यह दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी। मेरे मन में दुनिया वालों के खिलाफ चाचा और चाची ने जहर भर कर रख दिया था। रोज रोज की एक ही बात किया करते थे और अब मैं इतना डर गई थी, मैं अपने बारे में कुछ सोचने समझने के लायक ही ना रह गई थी। अब तो चाचा की बेटियों के जो कपड़े होते थे वही मुझे पहनने को मिलता था। वह लोग खाना खाने के बाद जूठा खाना बच जाता, तब मुझे वह खाना खाने को मिलता था। मैं चाचा चाची की हर जुल्म को सह रही थी और अपने मम्मी पापा को याद करके हर वक्त अपने आंसुओं को पी रही थी। फिर इसी तरह से जिंदगी कटने लगी और अब मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। मैं देखने में तो खूबसूरत थी ही, और अब जब से जवान हुई थी मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। जो कोई भी मुझे एक बार देखता मेरी शादी करने के लिए बेताब रहता था, लेकिन मेरी चाची और चाचा कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अच्छे घर में हो। वह हमेशा मुझसे जलते रहते थे, क्योंकि उनकी बेटियों की खूबसूरती नहीं थी। जब भी हम तीनों कहीं पर एक साथ बैठते थे, हर किसी की नजर बस मुझ पर ही रहता था, और यह सब मेरी चाची को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मेरे चाचा और चाची मेरे लिए ऐसे रिश्ते तलाश करने लगे जो कि बिल्कुल भी अमीर ना हो, और फिर मेरी चाची ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी ऐसे इंसान से कर दी जिनको मैं जानती तक नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि चाची के घर पर मुझे सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करना पड़ता है, इससे बेहतर यही होगा मैं अपने पति के घर पर ही काम करूं और उनकी सेवा करूं। शादी के दिन ही मैंने अपने होने वाले पति को देखा था। लड़का काफी हैंडसम और स्मार्ट था, और वह खुद छोटा मोटा बिजनेस भी करता था। लड़के का अपना घर भी था। मैं ये सब देखकर काफी खुश हो गई थी। चाची ने भी अपनी जान छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी जल्दीबाजी में कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसलिए चाची जलन की वजह से मुझे जल्द से जल्द विदा करना चाहती थी, ताकि उनको बेटियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सके। विदाई के टाइम पर चाची ने मुझसे कहा कि चाहे जो भी हो जाए, तुम अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर नहीं आओगी। अब तुम्हें हर हाल में ससुराल में ही रहना होगा। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अब तुम्हारा और खर्चा उठा सकूं। जैसे भी हालत हो जाए, तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना है, और अगर तुम्हें वहां पर कोई परेशानी लगे, तुम चुपचाप से बर्दाश्त करना, और तलाकशुदा बनकर तो बिल्कुल मेरे घर पर मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे चाची की बात सुनकर रोना आ रहा था। चाची उन पैसों की बात कर रही थी जो कि सारे मेरे पापा के थे, और आज वह दोनों उस पैसे पर अपना हक जमाए बैठे थे। चाची की इस बात ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर चाचा मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के में कोई खराबी हो या फिर उनके घर वालों में कोई गड़बड़ी हो। मेरे दिमाग में तो अब अजीबो अजीब सवाल पैदा होने लगे थे, और फिर इन्हीं सवालों को सोचते सोचते मैं कब ससुराल पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ध्यान तो उस वक्त टूटा जब मेरी सास मेरी आरती उतारने के लिए मुझे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा। फिर मैं शादी की सारी रस्मों को पूरा किया, और फिर शादी की पहली रात मुझे अपने पति का फिटकरी के प्रति वह पागलपंती नजर आ गया।
शादी की पहली रात ही मुझे अंदाजा हो गया था कि चाची इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। जिस लड़के के पति ने शादी की पहली रात उसके साथ रिलेशन बनाने की बजाय सारी रात बाथरूम में ही गुजार दे, उनकी दिमागी हालत क्या होगी। शर्म की वजह से यह सवाल मैं अपने पति से कर भी ना सकती थी, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी। शादी की पहली रात में पति का इंतजार करते करते ही सो गई थी, लेकिन दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन और फिर हर रात अब मेरे साथ यही होने लगा था। पति को जब भी मौका मिलता फिटकरी को लेकर बाथरूम में चले जाते और घंटों उस फिटकरी को साथ अपना वक्त गुजारते। अब रोजाना कमरे में मेरे पति यही अजीबोगरीब तरह की हरकत करने लगे थे। शादी को 1 महीना हुए हो तो मेरी सास ने पोता पोती की रट लगा दी। हर वक्त मुझे मेरी सास कहती कि मुझे दादी कब बनाओगी, अब जल्द से जल्द पोता या पोती मेरी गोद में खेलने के लिए दे दो, क्योंकि मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। रोज रोज एक बात सुनने के बाद आज मैंने अपनी सास से कह दिया था, आप किस पोता पोती की बात कर रहे हैं? शादी को 1 महीने हो गए, लेकिन आपके बेटे ने अभी तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। पता नहीं आपका बेटा किन हरकतों में बिजी रहते हैं। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। उस दिन के बाद से मेरी सास ने मेरे सामने फिर से इस तरह की कोई बातें नहीं की, और जब भी उनकी नजर मुझ पर पड़ती बस आश्चर्य होकर मेरी तरफ देखती रहती थी और कुछ कहती नहीं। मेरे अंदर तो अब गुस्सा भर चुका था। मुझे अब बात बात पर गुस्सा आने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं शर्म के मारी यह बात और किसी को भी नहीं कह सकती थी। 1 महीने बाद जब मैं चाची के यहाँ गई तो चाची मुझे देखते ही बोली, घर छोड़कर तो नहीं आ गई? और अगर घर घर छोड़कर आ गई है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। मैं तो हैरान परेशान होकर एकटक चाची की तरफ देखने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से चाची मुझसे यह सवाल क्यों पूछने लगी, जबकि मैंने उन्हें अभी तक कुछ भी बताया नहीं था। मैंने चाची को कहा, चाची आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना ससुराल छोड़कर नहीं आई हूँ। पहले भी चाची का मेरे साथ यही बिहेवियर था, और आज भी चाची मेरे साथ पहले जैसा ही व्यवहार कर रही थी। 1 महीने बाद चाची से मिलने के लिए गई थी, लेकिन चाची बिल्कुल भी नहीं बदली थी। मुझे चाची की बातों का बहुत ही दुख लगा था। मैं इस घर में अपना बचपन बिताए थे। मेरा इतना तो हक था कि मैं कभी कभी चाचा और चाची से मिलने के लिए आ जाया करूं। मुझे इस घर से बहुत ही लगाव था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का घर था। इस घर में मैंने अपने मम्मी पापा के साथ वह सुनहरे पल बिताए थे जो किसी किसी को ही नसीब होता है। मैं उदास होकर अपने घर को वापस आ गई थी। घर आने के बाद मैं इधर उधर नजर दौड़ाई तो मैंने देखा कि मेरे पति फिटकरी उठाकर बाथरूम में जा रहे थे। अपने पति को तो मैं कभी दिखाई ही नहीं देती थी। मैं हूं या ना हूं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से ज्यादा फिटकरी से मोहब्बत करता था। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि मैं खामोश ही रहूं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करूं और इसे अपने नसीब में लिखा हुआ समझकर अपने भाग के साथ समझौता कर लूं। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे याद आता था कि मैं क्यों खामोश रहूं। आखिर मेरी इन सब पर गलती क्या है? मेरा तो मन कर रहा था मैं चीख चीख कर दुनिया वालों को अपने पति की हकीकत बताऊं, लेकिन मैं ऐसा कर ना सकी। और अब मैंने खुद को घर के काम में बिजी रखना शुरू कर दिया, और मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश में लगी रहती थी। अब मेरा सारा ध्यान घर वालों के कपड़े धोने, खाना बनाना, घर की सफाई करने में लगा रहता था। मैं चाची के घर में भी नौकरानी थी और अपने ससुराल में भी आकर नौकरानी की जिंदगी गुजार रही थी। फिर मैंने सोचा, आखिरकार मैं कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारूंगी? मुझे अपने पति से बात करनी होगी। एक दिन मैंने बंद शब्द में अपने पति को यह बात समझा दी। उसकी माँ ने मुझसे पोता पोती की डिमांड कर दी है। यह बात सुनकर जैसे मेरे पति को करंट सा लग गया था। उसने फौरन ही कहा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन भी नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए थे। उनकी बात सुनकर तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे अपने पति पे पहले से ही शक था, और अब तो मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि मेरा पति नामर्द है, इसलिए वह फिटकरी का बहाना बनाकर रोज रात को बाथरूम में चला जाता है और मेरे सोने का इंतजार करता है। और जब मैं सो जाती हूँ तो वह बाथरूम से बाहर निकल आता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी कमियों को छुपाना चाहता है, वरना कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेले छोड़कर इस तरह से सारी रात खुद को बाथरूम में बंद रखे। और अब मैंने सोच लिया था, मैं अपने पति को इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। उनकी हकीकत सभी को बताकर रहूंगी, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था। फिर मैं अपनी प्लानिंग में जुड़ गई। एक दिन रात के टाइम पर मैंने सोचा, मैं सोने की एक्टिंग करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा पति रात में बाथरूम के अंदर में क्या करता है।
मैंने आज ही अपने पति से कहा था कि मुझे बहुत ही नींद आ रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरा सर दर्द बुरी तरह से फटा जा रहा है और मुझे जगाने की कोशिश भी ना करो। मेरी यह बात सुनकर तो मेरे पति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे उन्होंने इंतजार हो कि मैं जल्दी से सो जाऊं। मेरे पति ने मुझसे कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जल्दी से सो जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गया। बस सोच रहा था कि मैं गहरी नींद में चली गई हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन काम ही करती रहती थी और फिर जब मैं काम करके बिस्तर पर जाती थी तो मैं तुरंत ही नींद के आगोश में चली जाती थी। लेकिन आज मैंने दिन में ही अपनी नींद पूरी कर ली थी, क्योंकि मुझे आज रात जागकर अपने पति की हकीकत को देखना था कि वह बाथरूम के अंदर क्या करते हैं। फिटकरी के साथ मैं लगभग 1 घंटे तक अपने पति का इंतजार करती रही। 1 घंटे बाद जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं ऐसी हो गई जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने देखा कि वो वही बड़ी वाली फिटकरी लेकर बाथरूम में चले गए थे। जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया तो मैं फौरन ही उठ गई थी। मुझे डर नहीं था कि वह बाहर आएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि वह काफी देर तक बाहर आने वाले नहीं है। मैं घर के बैक साइड वाले हिस्से की तरफ जाने लगी थी, जहां पर बाथरूम की खिड़की थी। लेकिन बाथरूम की खिड़की बहुत ही ऊंचाई पर थी और खिड़की से मैं अंदर तक नहीं देख सकती थी, क्योंकि खिड़की की ऊंचाई के हिसाब से मेरा कद बहुत ही छोटा था। लेकिन मैं जल्दी से जाकर एक चेयर लेकर आई और उस पर खड़ी हो गई। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और घर के सारे लोग सो चुके थे। किसी की भी मुझ पर नजर नहीं पड़ सकती थी, मगर मुझे फिर भी बहुत ही डर लग रहा था और डर की वजह से मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपना चेहरा उठाकर खिड़की के करीब लेकर खिड़की के अंदर देखने लगी। आखिर मेरा पति इतनी देर तक बाथरूम में करता क्या है? और फिर जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से अंदर का नजारा देखा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं चेयर से गिरते गिरते बच गई थी। यह मेरा पति कैसा काम कर रहा था कि फिटकरी के साथ? आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा था? मेरे पति का दिमाग तो ठीक था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। अब मैं वापस अपने कमरे में चली आई थी। कमरे में आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे अपनी किस्मत में रोना आ रहा था, क्योंकि आज मेरे पति की असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। आज तक मेरा पति मेरे करीब क्यों नहीं आया था? अब मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। तो बात यह थी जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी चाची मेरे पति की असलियत को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह मुझसे इस तरह की बातें क्या करती थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे इस दर्द में ढकेला था, वरना मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी वजह से लोग मुझे देखते ही पसंद कर लिया करते थे। और चाची की सिर्फ इसी बात का डर था, कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज्यादा अच्छा रिश्ता ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने मेरी शादी इस आदमी के साथ करवा दी। मैंने सोच लिया था मैं कभी भी अपनी चाची को माफ नहीं करूंगी। उनको मरने के बाद तो भगवान के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। और मैं यह भी जान गई थी, मेरी सास और मेरे ससुराल के सारे लोग मेरे पति की हरकत के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि मेरे ससुराल के सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में काफी बिजी थे। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी वह किसी की जिंदगी में झांक कर देखे कि कौन क्या कर रहा है। और सिर्फ यही वजह थी जो मेरे पति पर आज तक किसी ने नजर नहीं रखी थी। बस शादी करवाना अपना कर्तव्य समझा और ऐसे इंसान से मेरी शादी करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ज्यादातर पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है, वह अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, बस हर हाल में शादी कर देते हैं, यह बात जाने बिना कि उनका बेटा शादी करने के लायक है भी या नहीं। बस किसी भी लड़की के पल्ले अपने लड़के को बांधकर उस मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और लड़का अपनी बदनामी होने की वजह से किसी को बताता भी नहीं है कि मुझे क्या परेशानी है, मैं नामर्द हूँ और मैं शादी करने की काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी लावारिस मासूम लड़कियां दर दर की ठोकरें खाकर ऐसी आदमियों की किस्मत में आ जाती है और सारी जिंदगी अपना मुंह बंद करके गुजारती है। लेकिन मैं उस टाइप की लड़की नहीं थी, मैं चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। खामोश रहने से मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला नहीं था,
बल्कि मेरे ससुराल वाले सारी उम्र मुझे बच्चा ना होने का ताना देते रहते और मुझे हमेशा बांझ कहा जाता। बल्कि यहाँ हकीकत तो कुछ और ही था। मैं सोच सोच कर बहुत आगे निकल आई थी और अब परेशानी यह थी कि मैं क्या करती और कहाँ जाती। मेरे पास अपना सर छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं थी और उधर चाचा चाची ने अपने घर आने से मुझे साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, परंतु मैं अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन अब कुछ भी बर्दाश्त करने लायक नहीं बचा था। पानी सर से ऊपर निकल चुका था। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं था। मतलब कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहे थे। मैं चुपचाप से बेड पर बैठी हुई थी। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद जब मेरे पति बाथरूम से बाहर निकले, वो मुझे जागते हुए देखकर चौंक गए। मैंने गुस्से से अपने पति का गिरबान पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने सारी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? मेरा पति एकदम अनजान सा बन गया। वह ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। उसकी हरकत पर मेरा मन कर रहा था मैं उसे जान से ही मार डालूं। उसे नहीं पता था वह जो एक्टिंग मेरे सामने कर रहा है, मैं उस एक्टिंग को अच्छी तरह से समझ गई थी। वह मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मासूम नहीं था, बल्कि वह तो एक बहुत ही बड़ा चालाक आदमी था और चालाकी से ही मेरे साथ रह रहा था। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण मेरे पति अभी तक मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाए हैं। अभी तक उन्होंने मुझे एक बार भी छुआ तक नहीं था और आज मेरे सामने जो हकीकत आई थी, शायद यही वजह थी कि वह नामर्द है। लेकिन मेरा पति मुझे यह बात बताने से बहुत ही डर रहा था कि इसकी इंसल्ट होती और लोग उसका मजाक बनाते। इसलिए उसने शादी करके अपना सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डालने के बारे में सोचा होगा। मेरे दिमाग में बार बार अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। अब मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे और पिछले 3 महीनों से मैं लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। आज जब मैं अपने पति पर गिरबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी, तो वह बस हैरत से मुझे देख रहे थे, जैसे कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। वह हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उससे कोई भी जवाब नहीं बन सका, तो मैंने फौरन अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और उसे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस तरह का घटिया काम करते हो। तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ अब मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती और यही वजह है कि तुम इस घटिया फिटकरी अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हो। मेरा पति अभी हैरान सा खड़ा होकर मेरी सारी बातें खामोशी से सुन रहे थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। अब मैं अपना सामान पैक करके दरवाजे की तरफ जाने लगी थी और घर से बाहर निकल गई थी। सारे घर वाले सो रहे थे। अभी मैं घर में मेन गेट तक नहीं पहुंची थी कि मेरा पति भागते हुए मेरे पीछे आया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर घसीटते हुए मेरे कमरे में लेकर चला आया। मैं शोर मचाने की कोशिश की। उसने हाथ मेरे मुंह पर अपना रख दिया और जिससे कि मेरी आवाज निकलने ही बंद हो गई थी। वह मुझे कमरे में लेकर आ गया और बेड पर बैठने के बाद उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे अपने पति पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं एकदम दरवाजे की तरफ जा रही थी, मगर उसने फिर से मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया और कहने लगा, यह क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? मैंने तुमसे कहा है कि खामोश रहो और बस एक बार खामोशी के साथ मेरी बात सुन लो। और क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बातें बनाने का मौका देना चाहती हो? अपने पति की बात सुनकर अब तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता तुम लोगों से सच छुपा कर रखोगे? पर ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकते हो। लेकिन एक न एक दिन सच दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगी कि तुम शादी के लायक नहीं हो और तुम एक नामर्द हो। मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम नामर्द हो। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। गुस्से के मारे में अपना आपा खो बैठी थी। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बस कहे जा रही थी। मेरी इतनी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। मैं उसका थप्पड़ बर्दाश्त न कर सके और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। दर्द से मेरी आंखें भर आई थी और मैं रोने लगी थी। बल्कि यह चोट तो बहुत ही मामूली सी थी। जो चोट मेरे दिल पर लगी थी उसने मुझे पूरे दिल को घायल कर दिया था। लेकिन अगले ही पल मैं थप्पड़ का दर्द भूलकर अपने पति के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हारे थप्पड़ मारने पर मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती हूँ। मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपने पति से बात करना शुरू कर दिया था। मेरे पति ने फिर से कहा कि हल्की आवाज में बात करो, वरना सारे घर वाले जाग जाएंगे और तुम जैसा सोच रही हो
ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बहुत ही बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक वैद्य ने मुझे यह इलाज करने के बारे में बताया था और कहा था कि मैं फिटकरी के इस्तेमाल से जल्द सेहतमंद हो जाऊंगा। पहले मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे शरीर में बुरी तरह से खुजली हो रही थी और धीरे धीरे यह पूरे शरीर में फैलने लगा था। इस वजह से मेरे करीब कोई भी नहीं आता था। मैंने अपने इस बीमारी का हर तरफ से इलाज किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और काफी सारी महंगी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। कुछ दिन तो मैं ठीक रहता था, परंतु उसके बाद यह खुजली मेरे शरीर पर अपना असर दिखाने लगती थी। अब मेरी यह बीमारी काफी हद तक बढ़ गई थी। काफी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ सालों पहले जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे खून की जरूरत हो गई थी। तब डॉक्टर के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तभी से मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है उस आदमी के खून में एलर्जी थी, इसलिए मेरे खून में भी इन्फेक्शन हो गया और मेरी सारी बॉडी पर एलर्जी हो गई। डॉक्टर ने बताया अगर आप किसी के करीब जाओगे, आपकी यह बीमारी किसी दूसरे को भी लग सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मुझे कुछ घंटों के लिए सुकून मिल जाता था, मगर परेशानी सिर्फ एलर्जी ही नहीं थी। एक परेशानी यह भी थी, अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो मेरी यह बीमारी तुम्हें भी लग सकती थी। यह कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी है और फैलने वाली बीमारी है। मैं तुम्हें भी अपना जैसा नहीं बनाना चाहता था। मेरा इलाज तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। फिर मुझे किसी ने एक मशहूर वैद्य के बारे में बताया, उस वैद्य के पास चला गया। मैंने जब वैद्य से मुलाकात की, उन्होंने मेरी पूरी तरफ से चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इधर इस वैद्य ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था, उधर मेरे घर वालों ने मेरी शादी का हंगामा किया हुआ था, क्योंकि मेरी एक बहन लंदन से आई हुई थी और उसे मेरी शादी अटेंड करना था। बहुत ही जरूरी था, क्योंकि फिर कुछ सालों तक मेरी बहन का आना यहाँ पर मुमकिन नहीं था। मैंने अपने माता पिता को बहुत ही इनकार किया, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरे किसी ने एक भी नहीं सुनी और मेरी शादी की डेट भी मुझसे बिना पूछे ही तय कर दी। इसी तरह से हमारी शादी भी हो गई। और अब जब मैं दोबारा वैद्य जी के पास गया और उनको बताया कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा अभी तो 2-3 महीने तक तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए था। जब तक इलाज पूरी नहीं हो जाता, तब तक तुम किसी के करीब भी नहीं जाना। मैं अपनी फैमिली के हर मेंबर से दूरी बनाकर बात किया करता था और ना ही उन लोगों के करीब बैठता था। फिलहाल मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। फिर वेद ने बताया कि तुम्हें इतना करना है कि जब तक इलाज पूरी ना हो जाता, तब तक तुम्हें अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखना होगा। वेद जी के इलाज से मुझे काफी फायदा हो रहा था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैं खुद को काफी हद तक ठीक महसूस भी कर रहा था। मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद मैं तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगी, मगर ना जाने क्यों मुझे तुमसे कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और वैसे ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे गलत समझ बैठी। वेद जी ने मुझे कहा था कि फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था और ना ही आज तक मैं तुम्हारे करीब बैठकर तुमसे कभी बात करने की कोशिश की। हर रोज मैं फिटकरी घर पर लेकर आता था और रोजाना मेरी नई फिटकरी से इलाज होता था। इसलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी की हिफाजत किया करता था, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं और तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कितना तड़प रहा हूँ। मेरी परेशानी बाहर से तो किसी को नजर नहीं आता, मगर अंदर ही अंदर मैं अपनी परेशानी से बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गया था। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया और अपनी यह सच्चाई तुमसे इतने दिनों तक छुपा कर रखा। मेरा पति बहुत ही शर्मिंदा लग रहा था। मुझे अपने पति की बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उनके चेहरे से सच्चाई साफ नजर आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि आप अगर मुझे इस बारे में पहले ही बता देते, तो मैं पिछले 3 महीनों से इतनी ज्यादा परेशान नहीं हो रही होती। मेरे दिमाग में तो तरह तरह की बातें आने लगी थी।
मेरे अलावा कोई और भी होता तो शायद आपके बारे में ऐसा ही सोचता, और तुम्हारी कुछ हरकत ऐसी ही थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और मैं भी अब आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की और आपको नहीं समझा। मैंने बहुत शर्मिंदा होकर अपने पति से माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया, मैं हमेशा आपके साथ दूंगी, और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। वह दिन है और आज का दिन है। मैं और मेरे पति हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि धीरे धीरे मेरे पति की बीमारी भी जड़ से खत्म हो गई, और अब मेरे पति बिल्कुल ठीक है, और हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में अचानक से ऐसा कुछ होने लगता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, और हमारी सोचने समझने की शक्ति एकदम से बेकार हो जाती है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलत फहमियां हैं जो घर को बर्बाद कर देती है। हमें अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। हम नहीं जानते कि सामने वाले के दिल का क्या हाल है और वह किस परेशानी से जूझ रहा है। अगर हम किसी की परेशानी को समझ सकेंगे तभी तो हम उसका साथ देकर उसे कामयाब बना सकते हैं और उसके परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान हम लोगों को सही से सोचने और समझने की शक्ति दे और ताकत दे। अब मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके हैं, और अब मेरे पास एक 3 साल की बेटी भी है, और अब ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो गई है, क्योंकि मेरे पति इतने अच्छे पति हैं कि कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता है ये कि यह वही आदमी है जिसे मैंने पहले खुद जाने बिना ही काफी सारे इल्जाम लगाए थे और शक किया। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही खुश हूँ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।